हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम शशि शरण सर की एनसीईआरटी 360 डिग्री का पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। इसमें हम कक्षा 9 का पेज नंबर 66 से 77 तक का सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम इस पुस्तक का कई वीडियो बना चुके हैं सब्जेक्ट वाइज। उसका वीडियो हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है और उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये सीरीज हमारा जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके बिहार में आयोजित होने वाले बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई 4.0, बीएसएससी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एनसीईआरटी से हर एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए ये सीरीज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं साइड में जो बेल आइकन है उन्हें भी प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पिछले प्रश्न का विश्लेषण है। 13 अगस्त 1990 के दिन भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया था। इसके कार्यालय ज्ञापन कहा गया। इसे कार्यालय ज्ञापन कहा गया। सभी सरकारी आदेशों की तरह इस ज्ञापन पर भी एक संख्या थी। यह आदेश उसी संख्या से था कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% रिक्तियाँ सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगी। प्रश्न है, SEBC से क्या तात्पर्य है, यानी SEBC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। समूहों को सरकार पिछड़ा मानती है, उन्हीं का एक और नाम है SEBC, यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है। अब नौकरी में आरक्षण का लाभ केवल अनुसूचित जाति और जनजातियों को ही मिल रहा था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। कौन औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। तो ये होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें केवल 1 नंबर कथन असत्य है और बाकी 2 नंबर सही है। तो ये है, संसद में राष्ट्रपति की 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। ये बिल्कुल सही है। और गलत है, राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। 2 नंबर कथन सही है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कब दूसरा पिछड़ी जाति आयोग को गठित किया था। भारत सरकार ने दूसरा पिछड़ी आयोग को कब गठित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये गठित किया था 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में भारत सरकार ने दूसरा
क्या प्रश्न था, प्रश्न भी भूल गया। दूसरा पिछड़ी जाति आयोग, भारत सरकार ने जो है 1979 ईस्वी में दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। अगला प्रश्न है, दूसरा पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? दूसरा पिछड़ी जाति आयोग के अध्यक्ष जो है निम्न में से कौन थे? ये था बीपी मंडल। बीपी मंडल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बीपी मंडल। बीपी मंडल ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी और इसी कारण इसे आमतौर पर मंडल आयोग कहते हैं। इसे भारत में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तय करने और उनका पिछड़ापन दूर करने के उपाय बताने का जिम्मा सौंपा गया। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग ने 1980 में अपनी सिफारिशें दी। आयोग द्वारा सुझाए उपायों में निम्न में से कौन प्रमुख सिफारिश है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना। सरकारी नौकरियों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण देना इसका जो है सुझाया गया उपाय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन मंडल रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है मंडल रिपोर्ट के संदर्भ में असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक अधिकारी ने उस आदेश पर हस्ताक्षर किए और इस तरह का 10 अगस्त 1990 को OM नंबर 36,012/31/90 तैयार हो गया। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है। इसका विश्लेषण पढ़ते हैं। नई सरकार ने जो है संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की अपनी मंशा की घोषणा की। 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय किया गया। अगले दिन जो है प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया, हस्ताक्षर किए और इस तरह 13 अगस्त 1990 को OMR नंबर 36,012/31/90 तैयार हो गया। अगले कुछ महीनों तक यह देश का सबसे ज़्यादा चर्चित मुद्दा बना रहा। सभी अखबार और पत्रिकाओं में इस मुद्दे पर तरह तरह के विचार आए, बहस चली। इसके चलते कई प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन हुए। इनमें से कुछ हिंसक भी थे। इससे जो है नौकरियों के हजारों अफसर प्रभावित होने वाले थे, इसलिए लोगों की प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। कुछ लोगों का मानना था कि भारत में विभिन्न जातियों के बीच असमानता के कारण ही नौकरियों में आरक्षण जरूरी है। उनका मानना था कि इससे उन लोगों को बराबरी पर आने का मौका मिलेगा जिनको सरकारी नौकरियों में अभी तक उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। और दूसरे पक्ष के लोगों का मानना था कि इस निर्णय से जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं उनके अवसर छीनेंगे। अगला प्रश्न है, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा निम्न में से किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा जो है निम्न में से किस न्यायालय द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों न्यायालय द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालय द्वारा जो है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला मुकदमा का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला मुकदमा का संबंध निम्न में से किससे है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये है ओबीसी के लिए आरक्षण से। ओबीसी के लिए आरक्षण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार मामला जो है मुकदमा को सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से भारत सरकार पर क्या फैसला दिया?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इस भारत सरकार ने फैसला दिया कि यह भारत सरकार का आदेश वैध है। भारत सरकार का जो है यह आदेश वैध है। 1992 में जो है बहुमत से फैसला किया गया कि भारत सरकार का यह आदेश अवैध नहीं है, अर्थात वैध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? निम्नलिखित में से सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी जो है सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। सबको शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की, विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाकर उन्हें लागू करने की, और कर को इकट्ठा करके इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर खर्च करती है। ये सभी जो है सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के उपायों के लिए एक निकाय के रूप में विधायक जिम्मेदार होते हैं। ये कथन जो है इसका असत्य है। तो सत्य कथन इसका क्या है? सत्य कथन है कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती है। ये बिल्कुल सत्य कथन है। और सर्वोच्च न्यायालय वह संस्था है जहां नागरिक की सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। ये भी सत्य है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे जो है संसद कहा जाता है। इसे संसद कहा जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो ये अधिकार होता है भारत की संसद को। भारत की संसद को जो है कानून बनाने का, किसी भी देश में बोल रहा है तो उन देश के संसद को जो है, उस देश के संसद को ही कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार होता है। यदि भारत में कानून बनाएगा तो भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त होगा। अब बाकी दूसरे देश में बनाएगा तो उस देश की संसद को वह अधिकार प्राप्त होगा। अगला प्रश्न है, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को क्या कहते हैं? प्रश्न है, कानून बनाने या विधि निर्माण का यह काम इतना महत्वपूर्ण होता है कि इन सभाओं को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इन सभाओं को कहते हैं विधायिका। विधायिका कहा जाता है इन सभाओं को। नेक्स्ट है, संसद के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? संसद के बारे में जो है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 जो है दोनों इसमें सत्य है। कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। दुनिया भर की संसदें जो है नए कानून बना सकती है, मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। दूसरा है कि मौजूदा कानून को खत्म कर उसकी जगह नए कानून बना सकती है। ये दोनों कथन जो है संसद के बारे में बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, संसद के डैश की स्थिति में ही सरकार चलाने वाले फैसले पर कर सकती है। संसद के जो है किसकी स्थिति में सरकार जो है चलाने वाले फैसले कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये कर सकते हैं पूर्ण समर्थन की स्थिति में। पूर्ण समर्थन की स्थिति में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें जो है केवल ए नंबर कथन असत्य है। केवल ए नंबर कथन इसमें असत्य है, अब बाकी सब सत्य है। सरकार के हर पैसे पर वित्त मंत्री का नियंत्रण होता है। ये कथन जो है गलत है। दूसरा है, सार्वजनिक मामलों और किसी देश की राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस के लिए संसद की सर्वोच्च संघ है। संसद किसी भी मामले में सूचना मांग सकती है। इसमें जो है ये कथन सही है, और बाकी 1 नंबर कथन जो है गलत है।
अगला प्रश्न है, हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं? हमारे देश में संसद के कितने सदन हैं? तो हमारे देश में संसद के 2 ही सदन है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। हमारे देश में संसद के 2 सदन होते हैं और दोनों सदनों को राज्यसभा और यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे लोकसभा होते हैं हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संसद के निम्नलिखित में से कौन सदन है? संसद के कौन सदन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों जो है संसद के सदन है। एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। राज्यसभा को जो है उच्च सदन बोला जाता है और लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को जो है भंग भी कर सकते हैं और राज्यसभा जो है भंग नहीं होता है, वह अस्थायी होता है। राज्यसभा को जो है निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को जाना जाता है काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से। काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जो है राज्यसभा को जाना जाता है और लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 2 नंबर कथन सत्य है। केवल 2 नंबर कथन इसमें सत्य है और वो है, हालांकि राष्ट्रपति जो है दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये कथन बिल्कुल असत्य है। और 1 नंबर कथन जो है इसमें सत्य है। 1 नंबर कथन क्या है कि भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा नहीं होता है। ये कथन सत्य है। सॉरी, मैंने इसको गलत बता दिया। इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये 2 नंबर कथन जो है बिल्कुल सत्य है और 1 नंबर कथन जो है वो सत्य है। इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, केवल 2। भारत का राष्ट्रपति जो है संसद का हिस्सा तो होता ही है, इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये कथन जो है गलत है। और दूसरा कथन सत्य है, राष्ट्रपति जो है दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये सही है। संसद का हिस्सा है लेकिन दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1 नंबर कथन जो इसमें असत्य है। केवल 1 नंबर कथन इसमें असत्य है और वो है, संसद के फैसले को लागू करने में राष्ट्रपति की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ये कथन असत्य है। संसद के फैसले को लागू करने में जो है राष्ट्रपति की मंजूरी होनी ही चाहिए और इसमें लिखा है आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा कथन है, लोकसभा को ही लोकसभा को ही जो है हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। ये कथन जो है बिल्कुल सत्य है। राष्ट्रपति जो है दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, इसलिए संसद के फैसले राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही लागू होते हैं। हमारे देश में जो संसद के 2 सदन हैं, दोनों सदनों में से एक राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स और दूसरे लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें जो है केवल 2 नंबर कथन सत्य है। केवल 2 नंबर कथन इसमें सत्य है। किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है, लेकिन अगर दोनों सदनों के बीच कोई मतभेद हो तो अंतिम फैसला दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसका असत्य कथन है
कि राज्यसभा को जो है हम लोग लोअर हाउस और लोकसभा को अपर हाउस कहते हैं। ये कथन बिल्कुल इसका गलत है। इसमें उल्टा बोला गया है, राज्यसभा को हम लोग जो है अपर हाउस और लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, वो सही होगा। लेकिन इसमें जो है राज्यसभा को लोअर हाउस कह दिया है, इसीलिए ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, पैसे के मामले में जो है अधिक अधिकारों का प्रयोग कौन करती है? पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग कौन करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये करती है लोकसभा। लोकसभा जो है पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा जो है पैसे के मामलों में अधिक अधिकारों का प्रयोग करती है। ये तो ऊपर वाले का विश्लेषण है। और प्रश्न है अगला कि लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा क्या करता है? तो राज्यसभा जो है उसे खारिज नहीं कर सकती है। लोकसभा जो है लोकसभा में सरकार का बजट या पैसे से संबंधित कोई भी कानून पारित हो जाए तो राज्यसभा उसे खारिज नहीं कर सकती है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा उसे पारित करने में केवल कितने दिनों तक ही देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है? यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन। 14 दिन। राज्यसभा उसे पारित करने में केवल 14 दिन की देरी कर सकती है या उसमें संशोधन के सुझाव दे सकती है। यह लोकसभा का अधिकार है कि वह उन सुझावों को माने या ना माने। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? मंत्रिपरिषद को निम्न में से कौन नियंत्रित करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे जो है लोकसभा नियंत्रित करती है। लोकसभा नियंत्रित करती है मंत्रिपरिषद को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई भी कथन जो है इसमें सत्य नहीं है। उपयुक्त में से कोई भी कथन इसमें सत्य नहीं है। अगला प्रश्न है, हाँ इसका विश्लेषण पढ़ेंगे। वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत हासिल हो अगर आधे से अधिक लोकसभा सदस्य यह कह दे कि उन्हें मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को यह अधिकार हासिल नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकार की नीतियों का कार्यरूप देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? सरकार की नीतियों का कार्यरूप देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इन्हें जो है कार्यपालिका कहा जाता है। सरकार की नीतियों का कार्यरूप देने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है कार्यपालिका। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी भी लोकतांत्रिक देशों में कार्यपालिका के कितने हिस्से होते हैं? किसी भी लोकतांत्रिक देशों में जो है कार्यपालिका के कितने हिस्से होते हैं? तो इसके जो है 2 हिस्से होते हैं। इसके 2 हिस्से होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कार्यपालिका के कौन हिस्से होते हैं? कार्यपालिका जो है निम्न में से कौन सा हिस्सा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तो ये होता है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो है कार्यपालिका के हिस्से हैं। जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। ये जो है राजनीतिक व्यक्ति होते हैं जो बड़े फैसले करते हैं और दूसरी ओर जिन्हें लंबे समय के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका या प्रशासनिक सेवक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका बड़े फैसले करते हैं? निम्नलिखित में से कौन कार्यपालिका जो है बड़े फैसले करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका जो है बड़े फैसले करते हैं। अगला है,
जनता द्वारा खास अवधि तक के लिए निर्वाचित लोगों को, जनता द्वारा खास अवधि के लिए निर्वाचित लोगों को जो है कौन सा कार्यपालिका कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है राजनीतिक कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। जिन्हें लंबे समय तक के लिए नियुक्त किया जाता है उन्हें अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से दोनों। उपयुक्त में से दोनों। लोक सेवा में काम करने वाले लोगों को कहते हैं सिविल सर्वेंट और नौकरशाह। सिविल सर्वेंट और नौकरशाह कहा जाता है लोक सेवाओं में काम करने वाले लोगों को। नेक्स्ट है, किसी भी मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को है। किसी भी मामले में जो है अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को है, क्योंकि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपरोक्त में से सभी। किसी भी मामले में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को है, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। और अगला है कि मंत्री अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। रक्षा, उद्योग, स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, खान आदि मंत्रालयों में जो है ऐसा होना आम बात है। फिर इन मामलों में अंतिम निर्णय करने का अधिकार मंत्रियों को क्यों हो? इसकी वजह बहुत सीधी है। किसी भी लोकतंत्र में लोगों की इच्छा जो है सर्वोपरि होती है और मंत्री लोगों द्वारा चुना गया होता है और इस तरह उसे जनता की ही ओर से उनकी इच्छाओं को लागू करने का अधिकार होता है। वह अपने फैसले के नतीजे के लिए लोगों के प्रति जिम्मेदार होता है। इसी वजह से मंत्री ही सारे फैसले करता है। मंत्री ही उस ढांचे और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। किसी मंत्री से अपना मंत्रालय के मामलों का विशेषज्ञ होने की कतई उम्मीद नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है? निम्नलिखित में से कौन अमूमन अधिक जो है शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नौकरशाह। नौकरशाह जो है अमूमन अधिक शिक्षित होता है और उसे विषय की अधिक महारत और जानकारी होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कथन 1 और 2 जो है दोनों इनमें से सत्य है। क्या है कथन पहला? कि मंत्री ही जो है उस ढांचे का और उद्देश्यों को तय करता है जिसमें नीतिगत फैसले किए जाते हैं। और दूसरा है भारत देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को जो है निम्न में से कौन नियुक्त करते हैं? प्रधानमंत्री जो है निम्न में से प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को निम्न में से कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन जो है प्रधानमंत्री के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री के लिए सत्य है? तो इसका राइट आंसर जो है इस तरफ दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, केवल एक। प्रधानमंत्री के लिए जो है केवल पहला नंबर कथन जो है इसमें सत्य है। केवल 1 नंबर कथन इसमें प्रधानमंत्री के लिए सत्य है और वो है कि राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है।
कथन 1 इसका राइट आंसर है, मतलब राइट है कथन 1। तो इसका विश्लेषण देखेंगे। राष्ट्रपति जो है लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या पार्टियों के गठबंधन नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी एक पार्टी या गठबंधन को बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है जिसे सदन में बहुमत हासिल होने की संभावना होती है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल जो है तय नहीं होता, प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता तब तक वह अपने पद पर रह सकता है जब तक पार्टी या गठबंधन का नेता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें से सही कथन कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। सही कथन जो है इनमें 1 और 2 दोनों जो है सही कथन है। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं और प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के बाद जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर दूसरे मंत्रियों को नियुक्त करते हैं। मंत्री अमूमन उसी पार्टी या गठबंधन के होते हैं जिन्हें लोकसभा में बहुमत हासिल हो। प्रधानमंत्री मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र होता है बशर्ते वे संसद के सदस्य हो। कभी कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो है कभी ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया सकता है जो संसद का सदस्य नहीं हो, लेकिन उस व्यक्ति को मंत्री बनने के लिए कितने महीने के भीतर संसद के दोनों सदन में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 महीने। 6 महीने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मंत्री से क्या तात्पर्य है। कैबिनेट मंत्री से क्या तात्पर्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। कैबिनेट मंत्री से क्या तात्पर्य है, उपयुक्त में से सभी। अमूमन सत्ताधारी पार्टी या गठबंधन की पार्टियों के वरिष्ठ नेता इसके अंतर्गत होते हैं। ये प्रमुख मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। कैबिनेट मंत्री मंत्रिपरिषद के नाम पर फैसले करने के लिए बैठक करते हैं। इस तरह कैबिनेट मंत्रिपरिषद का शीर्ष समूह होता है जिसमें करीब 25 मंत्री होते हैं। ये तीनों कथन जो है कैबिनेट मंत्री से संबंधित है और इसका सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं। निम्न में से कौन मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ये होते हैं राज्य मंत्री होते हैं। राज्य मंत्री अपने विभाग के कैबिनेट मंत्रियों से जुड़े होते हैं और उनकी सहायता करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मंत्री अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं। वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाने पर ही कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ये होते हैं स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें जो है कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। इनमें जो है कथन 1 और 2 जो है दोनों सत्य है। कथन 1 है, सारे मंत्रियों के लिए नियमित रूप से मिलकर हर बात पर चर्चा करना व्यवहारिक नहीं है, लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। और दूसरा कथन है कि हर मंत्रालय में जो है सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में
कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। लिहाजा फैसले कैबिनेट बैठकों में ही किए जाते हैं। इसी वजह से अधिकांश देशों में संसदीय लोकतंत्र को सरकार का कैबिनेट रूप कहा जाता है। कैबिनेट टीम के रूप में काम करती है। मंत्रियों की राय और विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सबको कैबिनेट के फैसलों की जिम्मेदारी लेनी होती है। भले ही कोई फैसला किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग का हो, लेकिन कोई भी मंत्री सरकार के फैसले की खुलेआम आलोचना नहीं कर सकता। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं जो नौकरशाह होते हैं। ये सचिव फैसला करने के लिए मंत्री को जरूरी सूचना मुहैया कराते हैं। टीम के रूप में कैबिनेट की मदद कैबिनेट सचिवालय करता है। उसमें जो है कई वरिष्ठ नौकरशाह शामिल होते हैं जो विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार के प्रमुख के नाते किसके व्यापक अधिकार होते हैं? सरकार के प्रमुख के नाते किसके व्यापक अधिकार होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होते हैं प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार। सरकार के प्रमुख के नाते जो है प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। सरकार के प्रमुख नाते प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। प्रश्न है, प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर कौन सा कथन असत्य है? प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और बताइए इसमें कौन सा कथन जो है असत्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अगर भारत में कैबिनेट सबसे अधिक प्रभावशाली संस्था है तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति राष्ट्रपति होता। ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। तो सत्य कथन क्या है? तो सत्य कथन इसमें है ये तीनों, बाकी जो बचा है, प्रधानमंत्री मंत्रियों को काम का वितरण और पुनः वितरण करता है। उसे किसी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। बिल्कुल सत्य कथन है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों या पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। ये कथन भी सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से जो है कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? और इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसमें जो है केवल 1 नंबर कथन सत्य है, बाकी 2 नंबर कथन जो है वो सत्य है। किसी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही निर्भर करता है। किसी प्रधानमंत्री का अधिकार जो है उस पद पर बैठे व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी निर्भर करता है। ये जो है बिल्कुल सत्य कथन है प्रधानमंत्री के बारे में। और अगला है, गठबंधन सरकार का जो है प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले कर सकता है। तो ये कथन जो है बिल्कुल असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन जो इसमें असत्य है, सत्य है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है कि उपरोक्त में से सभी कथन इसका सत्य है। देखते हैं कौन कौन से कथन है। जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है। बिल्कुल सही कथन है। भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। भारत का राष्ट्रपति जो है ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम जो है आलंकारिक अधिक होता है। और तीसरा है, राष्ट्रपति का चयन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। ये तीनों कथन जो है बिल्कुल
सही है। एक और जहां प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, वहीं राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होता है। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत की राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम जो है अलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं में के काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति का चयन जो है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। उसका चयन संसद सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के संदर्भ में जो है कौन सा कथन असत्य है? राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केवल 1 नंबर कथन जो है राष्ट्रपति के संदर्भ में असत्य है। हमारी भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्राध्यक्ष जो है वास्तविक अधिकारों का प्रयोग करता है। ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो सही कथन क्या है? सही कथन है कि राष्ट्रपति जो है देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं में काम की निगरानी करता है, ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम करें। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति जो है पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सरकारी गतिविधि राष्ट्रपति के नाम पर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, कथन 1 और 2 दोनों। कथन 1 और 2 दोनों। तो ये है कि सारे कानून जो है सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम से जारी होते हैं। और दूसरा है, सभी प्रमुख नियुक्तियां राष्ट्रपति के नाम पर ही होती है। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर निम्न में से कौन होता है? भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर जो है निम्न में से कौन होता है? ये होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है भारत के रक्षा बलों का सुप्रीम कमांडर होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन राष्ट्रपति के अधिकार के लिए सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन जो है राष्ट्रपति के अधिकार के लिए सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो है कोई भी कथन जो है राष्ट्रपति के अधिकार के लिए सत्य नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति जो है इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है। राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन अगर वही सलाह दोबारा मिलती है तो वह उसे मानने के लिए बाध्य होता है। इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है, तो वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन संसद द्वारा पारित विधेयक के लिए असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर है कि संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जो है प्रधानमंत्री की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है। ये इसका राइट आंसर है।
इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनाता है। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनः विचार करने के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक बनाता है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए रोक सकता है। वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भेज सकता है। लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? निम्न में से कौन प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? ये करता है राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। उसे लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कथन जो है सत्य है। उपरोक्त में से सभी कथन सत्य है। राष्ट्रपति को लोकसभा में बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता है तो राष्ट्रपति अपने विवेक से काम लेता है। राष्ट्रपति नवनियुक्त प्रधानमंत्री से एक तय समय के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए कहता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली को जरूरी माना जाता है? निम्न में से किसे लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली किसको जरूरी मानता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है न्यायपालिका। न्यायपालिका को जो है जरूरी मानता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से जो है कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों कथन जो इसमें सत्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी होता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों में संसद ही सर्वोच्च होती है। इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। राष्ट्रपति प्रणाली दुनिया में हर जगह राष्ट्रपति भारत की तरह औपचारिक शासन अध्यक्ष नहीं होता है। दुनिया के अनेक देशों में राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष भी होता है और सरकार का मुखिया भी। अमेरिकी राष्ट्रपति इस तरह के राष्ट्रपति का जाना माना उदाहरण है। उसका चुनाव जो है लोग प्रत्यक्ष वोट से करते हैं। वही अपने मंत्रियों का चुनाव और नियुक्ति करता है। कानून बनाने का काम जो है अभी भी विधायिका यानी अमेरिका में उसे कांग्रेस कहा जाता है करती है, पर राष्ट्रपति किसी भी कानून को वीटो के अधिकार पर रोक सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति बनने के लिए उसे कांग्रेस के बहुमत के समर्थन की जरूरत नहीं होती और न ही वह उसके प्रति उत्तरदायी है। उसका 4 साल का तय कार्यकाल है और जमीनी नहीं और अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत न होने पर भी वह आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है। अमेरिकी मॉडल को लातिनी अमेरिका के अनेक देशों और सोवियत संघ का हिस्सा है कई देशों में अपनाया गया है। चूंकि सरकार के इस स्वरूप में राष्ट्रपति की भूमिका केंद्रीय होती है, इसलिए इसे राष्ट्रपति प्रणाली कहा जाता है। ब्रिटेन के मॉडल को मानने वाले भारत जैसे देशों की संसद ही सर्वोच्च होती है, इसलिए हमारी प्रणाली को शासन की संसदीय प्रणाली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका में निम्न में से किससे संबंधित है? भारतीय न्यायपालिका जो है निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी। सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है, राज्यों में उच्च न्यायालय संबंधित है और जिला न्यायालय और स्थानीय स्तर के न्यायालय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका जो है किस प्रकार का है? तो ये है एकीकृत। भारत में न्यायपालिका जो है एकीकृत है। निम्न में से कौन न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है,
सर्वोच्च न्यायालय निम्न में से किस विवाद की सुनवाई कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय जो है निम्न में से किस विवाद की सुनवाई कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। उपरोक्त में से सभी वे जो है देश के नागरिक के बीच और नागरिकों और सरकार के बीच, दो या उससे अधिक राज्य सरकारों के बीच और केंद्र और राज्य सरकार के बीच। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो है फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालयों के फैसले के खिलाफ निम्न में से कौन न्यायालय सुनवाई कर सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? न्यायपालिका की स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका एक मिनट, ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर है, न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करते हैं। ये इसका राइट आंसर है। कहाँ चला गया? हाँ ये था 71 नंबर सवाल, यहाँ है। चलिए आ गया। राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को निम्न में से किस प्रक्रिया के तहत नियुक्त करते हैं? राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को किस प्रक्रिया से के तहत नियुक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों प्रक्रिया से नियुक्त करते हैं। एक तो है प्रधानमंत्री की सलाह पर और दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के मशवरे पर। अगला प्रश्न है, किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है? किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग कितने बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 2/3, 2/3 बहुमत से। निम्न में से किस न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है? निम्न में से किस न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों न्यायालय को। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों न्यायालय का जो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? भारत में न्यायिक समीक्षा का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है और वो है न्यायपालिका द्वारा किसी कानूनों और कार्यपालिका के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर मत व्यक्त करने की शक्ति। भारत में जो है न्यायिक समीक्षा का अर्थ होता है कि न्यायपालिका द्वारा किसी भी कानूनों और कार्यपालिकाओं के कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता पर मत व्यक्त करने की शक्ति। इसका विश्लेषण देखते हैं कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने किसी कानून या कार्यपालिका की कार्रवाई को चुनौती मिलती है तो वे उसकी संवैधानिक वैधता का तय करते हैं। इसे न्यायिक समीक्षा के रूप में जाना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। अगला प्रश्न है, भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रताओं से
किसके रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में जो है काम करने की क्षमता प्रदान करता है। भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। हम नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालत में जाने का अधिकार है। हाल के वर्षों में अदालत ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें जो है सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कथन असत्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी कथन जो है वो सत्य नहीं है। यानी दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे ही जनहित याचिका कहते हैं। और दूसरा है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। ये दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं। अदालतें जो है सरकार के निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से लोगों के बीच न्यायपालिका को काफ़ी विश्वास हासिल है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्रवाई संविधान के खिलाफ है तो वे केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्रवाई को अमान्य घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विधायिका में किसी एक पार्टी को बहुमत हासिल न होने की सूरत में दो या उससे अधिक राजनीतिक पार्टियों के साथ से बनी सरकार क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है गठबंधन की सरकार कहलाती है। अगला प्रश्न है, गुआंतानामो बे नामक टापू पर निम्न में से किस देश के नौसेना का कब्जा है? गुआंतानामो बे नामक टापू पर निम्न में से किस देश के नौसेना का कब्जा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, इस पे जो है अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अमेरिका फौज ने दुनिया के विभिन्न स्थानों से 600 लोगों को चुपचाप पकड़ लिया और इन लोगों को गुआंतानामो बे स्थित एक जेल में डाल दिया। क्यूबा के निकट स्थित यह टापू पर अमेरिकी नौसेना का कब्जा है। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क में हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर प्रमुख आतंकवादी घटना कब घटी थी? तो ये घटी थी 11 सितंबर 2001 ईस्वी को। 11 सितंबर 2001 ईस्वी को जो है न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए प्रमुख आतंकवादी घटना घटित हुई थी। अमेरिकी सरकार कहती है कि ये लोग जो है अमेरिका के दुश्मन हैं और न्यूयॉर्क में हुए 11 सितंबर 2001 के हमलों में इनका संबंध है। तीसरा है, प्रश्न कि अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, अधिकार किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा करता है। अधिकार जो है किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा करता है, इसे अधिकार कहा जाता है। अधिकार जो है किसी व्यक्ति का अपने लोगों, अपने समाज और अपनी सरकार से दावा है। हम सभी खुशी से, बिना डर भय के और अपमानजनक व्यवहार से बचकर जीना चाहते हैं। इसके लिए हम दूसरों से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा करते हैं जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, कोई कष्ट ना हो। इसी प्रकार हमारे व्यवहार से भी
किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए अधिकार तभी संभव है जब आपका अपने बारे में किया हुआ दावा दूसरे पर भी समान रूप से लागू हो। अब साल पहल अगर कोई कहता है कि आरती का भी वोट देने का अधिकार होना चाहिए तो उसे अजीब माना जाता। आज सऊदी अरब में उनको वोट देने का अधिकार न होना ही अजीब लगता है। जब समाज में मान्य कायदों को लिखत पढ़त में ला दिया जाता है तो उसको असली ताकत मिल जाती है। इसके बिना वे प्राकृतिक या नैतिक अधिकार ही रह जाते हैं। गुआंतानामो बे के कैदियों को अपने दमन का विरोध करने का, उसे गलत बताने का सिर्फ नैतिक अधिकार है, पर वे इसके भरोसे किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था के पास नहीं जा सकते जो उन्हें लागू करा दे। अगला प्रश्न है, जब हम किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उसमें निम्न में से कौन बुनियादी होनी चाहिए? जब हम किसी दावे को अधिकार कहते हैं तो उनमें निम्न में से कौन बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी बुनियादी चीज़ें होनी चाहिए। और ये है कि अधिकार लोगों के तार्किक दावे हैं, इन्हें समाज से स्वीकृति है और अदालतें द्वारा मान्यता मिली होती है। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न में से किस अधिकारों का होना जरूरी है? इससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से सभी। यानी लोकतंत्र की स्थापना के लिए निम्न में से किस अधिकारों का होना जरूरी है? इससे क्या तात्पर्य है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपरोक्त में से सभी। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। अधिकार बहुसंख्यक के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी ना करे। ये तीनों कथन बिल्कुल सत्य है। लोकतंत्र में अधिकारों की क्या जरूरत है? लोकतंत्र की स्थापना के लिए अधिकारों का होना जरूरी है। लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने और चुनाव लड़कर प्रतिनिधि चुने जाने का अधिकार है। लोकतांत्रिक चुनाव हो, इसके लिए लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की, राजनीतिक पार्टी बनाने और राजनीतिक गतिविधियों की आज़ादी का होना जरूरी है। लोकतंत्र में अधिकारों की एक खास भूमिका भी होती है। अधिकार बहुसंख्यकों के दमन से अल्पसंख्यकों की रक्षा करते हैं। ये इस बात की व्यवस्था करते हैं कि बहुसंख्यक किसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मनमानी न करे। अधिकार स्थितियों के बिगड़ने पर एक तरह की गारंटी जैसे हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को निम्न में से क्या दिलाने की बात कहता है? मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को निम्न में से क्या दिलाने की बात कहता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है? निम्न में से कौन भारत की एक महत्वपूर्ण बुनियादी विशेषता है? ये है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार भारत की एक प्रमुख बुनियादी विशेषता है। अगला प्रश्न है, हमारा संविधान कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। हमारा संविधान 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को निम्न में से किस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को निम्न में से किस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपरोक्त में से दोनों। पहला है कानून के समक्ष समानता और दूसरा है कानून से संरक्षण के मामले में समानता। अगला प्रश्न है, कानून का राज से आप क्या समझते हैं?
कानून के राज से आप क्या समझते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है, इसी को कानून का राज कहा जाता है। मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो भी हो, सब पर कानून जो है समान रूप से लागू होता है, इसे कानून का राज कहते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार किसी से भी उसके निम्न में से किसके आधार पर भेदभाव कर सकती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। सरकार जो है इन सब में किसी पर भी भेदभाव नहीं कर सकता है। इस बुनियादी स्थिति व संविधान को ने जो है समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करके और साफ किया है कि सरकार जो है किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थल में किसी के प्रवेश को रोका नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन समानता के अधिकार के खिलाफ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार के नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है तथा इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में भी स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। समानता का मतलब है कि हर किसी से उसकी ज़रूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का मतलब है कि हर आदमी को उसकी क्षमता के अनुसार काम करने का समान अवसर उपलब्ध कराना है। कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। आरक्षण यही कहता है। इसी बात को साफ करने के लिए संविधान स्पष्ट अनेक सरकारें विभिन्न योजनाओं के तहत कुछ नौकरियों में स्त्री, गरीब या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों को प्राथमिकता देती है। आप सोच सकते हैं कि आरक्षण की इस तरह की व्यवस्था समानता के अधिकार के खिलाफ है। अगला प्रश्न है, 1999 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजों के खिलाफ 1999 में जो है प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी के किस अखबार में एक लेख माला लिखी थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द हिंदू, जो कि एक अंग्रेजी पत्रकार है। अंग्रेजी पत्रिका है द हिंदू। 1999 में जो है प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ अभी तक बरकरार छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार था द हिंदू, इनमें एक लेखमाला लिखी। वे देश के अनेक स्थानों पर जो है गए और पाया कि अनेक स्थानों पर जो है ये यहीं तक है। इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। यदि आप जो है बिहार स्पेशल का पढ़ना चाहेंगे तो हमारे YouTube पर एक प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार जी के जीएस के नाम से। उस पर जो है एडिटोरिया सामान्य ज्ञान है, उसका पूरा 53 सेट दिया हुआ है लगभग, उन सभी का विश्लेषण किया हुआ है। और एक है खान सर का पुस्तक जो कि बिहार स्पेशल का है। उसमें भी जो भी प्रश्न बिहार में पूछे गए हैं बिहार स्पेशल एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों का निचोड़ है। वो दोनों बुक का आप विस्तृत विश्लेषण देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, उसका प्लेलिस्ट में हमारे इस वीडियो के आइकन में दे दूंगा, आई आइकन में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।